तो फेंक देना चाहिए, कभी नहीं, ना बैटरी में डलता है ना कहीं नहीं डलता है। नहीं पिलाना नहीं भाई। देखो अब इसमें इसके बाद में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मैंने तुम्हें ये बताया कितने डेंजरस होते हैं, मतलब ये भी कोई कम नहीं है। यूवी भी बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को भी बहुत हार्म है। जब वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को चुन चुन के मार सकता है तो हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। हाँ अरे वो जरूरत से ज़्यादा पावरफुल है ना, वो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो मेरे को पेंसिल छीलनी है, पेंसिल अगर छीलनी है तो उसके लिए छोटा सा कटर होगा ना 5 रुपए वाला, और उसके लिए मैं कोई ग्राइंडर मशीन थोड़ी ले आऊँगा। यूवी में उतनी ताकत नहीं है। यूवी जो आपकी हड्डी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, एक्सरे कर लेता है। ओ सॉरी मैंने उल्टा, यूवी जो है, यूवी आपके फ्लैश को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वो फ्लैश को गला देगा। मगर एक्सरे क्या करता है, फ्लैश को पेनिट्रेट करता, हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हड्डी की फोटो छप जाती पीछे। अगर उसमें होगी गामा रेस तो वो हड्डी को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब यदि तुमने वहां पे स्क्रीन के सामने आदमी खड़ा कर दिया, आपने छोड़ दी एक्सरे की जगह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो पीछे कुछ स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी आई वो मतलब स्क्रीन पे पूरा ऐसा पोस्चर दिखेगा जैसा फोटो छप गया अपना। क्योंकि क्या होता है, यूवी जो रेज है ना, यहाँ से तो पास हो गई मगर यहाँ पे फ्लैश में रह गई। एक्सरे क्या करता है, फ्लैश को पेनिट्रेट कर देता, हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हड्डी की फोटो छप जाती पीछे। और गामा रेडिएशन सबको पेनिट्रेट कर जाएगी, पीछे जो स्क्रीन रखी उसको भी पेनिट्रेट कर जाएगी। एनर्जी बहुत अधिक है ना। हाँ तो हाथ को हाँ है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा एक्सरे करना बीमारी से भी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, तुमने सुना होगा ना कुछ आजकल स्टोन्स के लेजर ऑपरेशंस होते हैं आजकल। हाँ, जैसे किडनी स्टोन्स हैं तो किडनी स्टोन को अंदर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से वो निशाना लगाओ और उसके ऊपर धड़ 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 मतलब रेडिएशन छोड़ना चालू कर दो, वो वहीं के वहीं तोड़ देगा उसको। अरे निशाना गलत हो गया तो फिर वो डॉक्टर जो होगा वो 12 साल में डिग्री की होगी उसने। 12 साल वाला जो डॉक्टर होगा ना, उसका तो अपन फिर पेशेंट की तो फिर वो अपनी रिस्क पे जाए, फिर वो सब अपनी रिस्क पे जाए। हाँ अब जरा सुनो जी, उसके नीचे आते विजिबल रेज। विजिबल रेज अपन ने उसमें भी पढ़ा था, वो बहुत छोटा सा रेंज है, बहुत ही छोटा। मतलब विजिबल रेंज की जो है 10 to the power 14 के आसपास, ये जो रेंज होता है ना 10 to the power -14, 10 to the power 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है लगभग। और इसको तुम लोग अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विजिबल स्पेक्ट्रम को इन लोगों ने बड़ा किया है थोड़ा सा, और विजिबल स्पेक्ट्रम को बड़ा करके अपने को बताया है कि ये होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का। मतलब अगर याद करना हो ना बढ़िया तरीके में और अच्छे से, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 10 to the power -7 मीटर की इसकी वेवलेंथ होती है रेड की। 700 से थोड़ा आगे भी रेडी होता है, इनफैक्ट 800 तक के जाता है। 8 × 10 to the power -7 मीटर वेवलेंथ होती है। तो पूरा का पूरा जो दारोमदार है ना वो इसके बीच में सटक गया है। रेड, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, वॉयलेट ऊपर आना चाहिए। वॉयलेट होता है 4 × 10 to the power -7 मीटर, और रेड होता है लगभग 8 × 10 to the power -7 मीटर। अगर इसको अपन लोग बिल्कुल देसी तरीके में समझे तो जो वॉयलेट की वेवलेंथ जो है ना
वॉयलेट की वेवलेंथ ऐसी होती है, कुछ अगर मान लो ऐसी होती है, तो जो रेड की वेवलेंथ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यदि वॉयलेट ऐसे से चल रहा है तो रेड ऐसे से चलता है, उसके लंबे लंबे कदम है, ठीक है। रेड के लंबे कदम है, वॉयलेट के छोटे कदम है। इसीलिए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपन देखते थे ना कि सुबह और शाम के टाइम पे लाल लाल सूरज दिखता है भाई। जिसके लंबे लंबे कदम होंगे उसके अंदर में डिस्पर्शन कम होगा, जल्दी पहुंच जाएगा। जिसके छोटे छोटे कदम है वो बिखर जाएगा। जिसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फैलना। जब प्रिज्म से लाइट पास होती तो रेड इतनी जाती है, वॉयलेट इतनी चली जाती है, ठीक है। आसमान नीला इसीलिए दिखता है क्योंकि ब्लू ज्यादा फैल जाता है। ये वाले जो है वॉयलेट ब्लू, ये वाले जो है ज्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कदम लंबे होते जा रहे हैं मगर एनर्जी घटती जा रही है। अगर तुमसे पूछे रेड में और ब्लू में एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो रेड चल रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है, और ब्लू चल रहा है ऐसा ऐसा, फिर भी सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। दोनों की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ कदम ये डबल बनाता है। ये अगर 100 कदम चलेगा तो 200 कदम चलेगा, पहुंचेंगे सेम टाइम पे। स्पीड दोनों की सेम है। स्पीड इसकी और इसकी, दोनों की स्पीड जो होती है इतनी होती है। स्पीड दोनों की सेम है मगर ये कम कदम बनाता है, ज्यादा कदम बनाता है। ये लंबे लंबे कदम, ये छोटे छोटे कदम, ठीक है। तो जिसके कदम छोटे होते हैं उसके अंदर में डिस्पर्जन भी ज्यादा होती है। इसकी डिस्पर्जन जो है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। इसीलिए अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन कलर्स की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इन कलर्स की स्कैटरिंग कम होती है क्योंकि वेवलेंथ बड़ी है ना इसकी। लंबे लंबे कदम के साथ चल रही तो इनकी स्कैटरिंग के चांसेस कम है। जैसे खुद सोचो बहुत तेज हवा चल रही है, मैं ऐसे से चल रहा हूं तो हवा के साथ में मैं ऐसे से हो जाऊंगा, ज्यादा डिविएशन। मगर यदि मैं कदम लंबे लंबे कदम है और हवा चल रही तो फिर मैं डिविएट होऊंगा मगर कम होऊंगा क्योंकि मेरे कदम लंबे लंबे हैं। कुछ इस तरीके से अपन मान के चले। अब इसको समझते चलो। मतलब जितने भी कलर है विबग्योर के, विबग्योर में एक एक कलर के ढेर सारे शेड्स हैं। विबग्योर में एक एक कलर के ढेर सारे शेड्स हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सबके अलग अलग शेड्स हैं। और इन सबका जो एवरेज कलर होता है वो येलो कलर होता है। येलो कलर में बहुत सारे शेड, ग्रीन कलर में बहुत सारे शेड, ब्लू कलर में भी बहुत सारे शेड। और ये सबकी एनर्जीज होती है अपनी अपनी। और ये तो 7 बेसिक शेड्स होते हैं, इनके अपने अंदर बहुत सारे और भी शेड्स होते हैं, ठीक है। अब इतने में समझ में आ तो क्या होगा कि इन सब में एनर्जी किसकी ज्यादा है? वॉयलेट की। वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा। ये ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पे वॉयलेट है और नीचे रेड है, नीचे रेड है, ठीक है। वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी एक्सरे, एक्सरे से ज्यादा एनर्जी गामा रेस, ठीक है। अच्छा, रेड से कम एनर्जी इंफ्रारेड। जो सूरज की जो हीट रेडिएशंस आती है ना, ये इंफ्रारेड ही होती है, हीट रेडिएशंस। अब मेरे को थोड़ा सोच के बताना, आपकी आंखों के रेटिना के ऊपर लाइट रेस पड़ती है। ओ भाई सुन रहा है? आपकी आंखों के रेटिना के ऊपर लाइट रेस गिरती है और उस लाइट रेस को हमारा रेटिना कुछ पिक्सेल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर उसका एक बंडल बनता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाता है और उस ब्रेन पे जाकर के उसने बोला कि भाई ये तो ब्लू कलर है। दूसरे केस में वो बोल रहा है कि यार ये तो रेड कलर है। तो ज्यादा दिमाग को वर्क किसको करने में लगेगा? इसको देखने में कि इसको देखने में? वॉयलेट या ब्लू देखने में ज्यादा एनर्जी। एनर्जी ऊपर है ना भाई, जिसकी ज्यादा एनर्जी उसको डील करने में भी तो ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब तुम्हारा लाल रंग देखना, तुम्हारा लाल रंग देखना, तुम्हारा ब्लू कलर देखना, उसके लिए एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वो न्यूरोलॉजिकल एनर्जीज होती है मगर होती जरूर है, ठीक है। और वो जो एनर्जी हमारी आंखों को लगी, उससे
कम एनर्जी होती है जो हम दोपहर में 1 बजे अगर धूप में खड़े हो जाए ना गर्मी के दिनों में, उसकी एनर्जी उससे भी कम है। मतलब हम लोग जो देखते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा लगती है और इसकी एनर्जी कम है। और जो माइक्रोवेव्स होती है जिससे हम लोग घर में खाना बना लेते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी उससे भी कम है। माइक्रोवेव्स सोचो कितना नीचे, ठीक है भाई। सुनना जरा, माइक्रोवेव से मोबाइल टेलीफोनी पूरी चलती है, पूरा मोबाइल टेलीफोनी माइक्रोवेव पे चलती है। राउटिंग का पूरा हिसाब किताब जो एरोप्लेन्स वगैरह का होता है माइक्रोवेव पे चलता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे यहां से आपने सैटेलाइट को कोई इंफॉर्मेशन भेजी, सैटेलाइट ने दूसरे सैटेलाइट को, दूसरे सैटेलाइट ने अमेरिका को भेजी, जैसे अपन यहां से बैठे बैठे व्हाट्सएप कॉल लगा लेते हैं, तो ये पूरा मैजिक जो हो रहा है माइक्रोवेव पे हो रहा है, ठीक है। और हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखना, उससे दिक्कत होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि वो भी बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन से। अगर आप अपने मोबाइल को इस पॉकेट में लेकर के घूम रहे हो तो आपके हार्ट को दिक्कत है, क्योंकि वो हार्ट से इंटरेक्ट करती है एनर्जी। सोचो माइक्रोवेव की एनर्जी हम बोल रहे हैं ज्यादा है, तो रंग देखना तो उससे ज्यादा एनर्जी लगती है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपका किसी का रेड कलर का शर्ट देखना और मोबाइल पे बात करना, इसमें रेड कलर के शर्ट को देखने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। रेड कलर का अगर आपने शर्ट देखा तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगी है, क्योंकि वो कलर है, वो उसकी एनर्जी यहां है, माइक्रोवेव की एनर्जी यहां है। हाँ, मगर छोटी छोटी सी भी एनर्जी लगातार किसी ऑर्गन के ऊपर लगातार पड़ती रहे ना तो अपनी एस्थेसी कर देता है। यदि आपका मान लो दिन भर में कॉलिंग ही ऐसी बैठ करके आप कॉलिंग ही कर रहे हो, मान लो 2-2 3-3 घंटे आप कॉल करते हो, ठीक है, तो बेहतर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार बात कर रहे हो तो आपका मोबाइल से जो माइक्रोवेव छूट रही है वो यहाँ पे अपने छोटे छोटे ऑर्गन से, दिमाग के अंदर में बहुत छोटे छोटे ऑर्गन जो होते होंगे उनको हर्ट करता होगा डेफिनेटली, ठीक है। करेक्ट। सुनो, ये जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि माइक्रोवेव जब अपने को हर्ट कर सकती तो हम तो धूप में खड़े हैं, धूप में जो हीट रेडिएशन से तो उससे ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। जो हम कलर देख रहे हैं वो तो उससे ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है, कंपैटिबिलिटी का सवाल होता है। हमारी आंखों का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्यूपिल, जिससे लाइट रेज अंदर जाती है, ठीक है। तो हमारी मतलब इस खात को कितनी बार भी और कितने ज़्यादा भी तू रेड कलर दिखा, इसको समझ में नहीं आएगा। ये इनसेंसिटिव है कलर्स के लिए, समझ रहे बात को। वो जो रेड कलर है उसकी इतनी हैसियत नहीं कि इसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए, ठीक है। मगर जो माइक्रोवेव का फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो पेनिट्रेटेबल होता है, ठीक है। तो वो जो फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा था एनर्जीज की, ठीक है। इसीलिए देखना, तुम लोगों ने सुना होगा, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, सिर्फ आंख बंद करके 20 मिनट आराम कर लो, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट आपने कोई कलर ही नहीं देखा। आप सिर्फ 20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट तक आपने कोई भी एनर्जीज नहीं ली है। लगातार आप टीवी देखते रहोगे या कुछ करते रहोगे, घूमते रहोगे, तो अपने आंखों पे स्ट्रेन आता है। उसको कम करने के लिए केवल हम जो है सिर्फ 20 मिनट रेस्ट कर ले, बहुत बड़ा रेस्ट हो जाता है। और तुम लोगों ने सुना होगा ड्राइविंग के टाइम पे एक चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर नैप। अगर कोई इंसान रात में गाड़ी चला रहा है और उसको नींद आ रही है, बेटर है किसी पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करके आधा घंटा सो जाए। अगर वो आधा घंटा सो गया ना तो पावर नैप से वो आगे 4 घंटे और गाड़ी चला सकता है। मगर उसने जबरदस्ती गाड़ी चलाई तो पक्का वो एक्सीडेंट ठोक देगा, बीच में कहीं नींद आ जाएगी उसको, समझे। इसके बाद होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के मैंने यूजेस बताए। माइक्रोवेव तो खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। क्या डेंजरस है माइक्रोवेव्स, तुम्हें लगता है? नहीं है भाई, नहीं है, माइक्रोवेव्स डेंजरस नहीं है, ठीक है। लोग बाग जो ना उल्टी सीधी बातें करते हैं यार, कि अपना मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो दिक्कत। मोबाइल को वैसे यूज़, हाँ, मोबाइल को आप रात भर अपने तकिए के नीचे लेके मत सो जाओ, वो नहीं तो दिन भर रात भर आपका आराम से 10 घंटे तक के आपके ब्रेन के सारे टिश्यूज पका रहा होगा, ठीक है। जब वो खाना पका सकता है
ब्रेन के टिश्यूज भी पका सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। माइक्रोवेव्स, हाँ तो फिर सुपरपोजिशन होगा, फिर लड़ाई होगी, जीतेगा कोई और कोई हारेगा। तो आज करके देखना। हाँ तो अब ऐसे करके देखना, चालू मोबाइल लेना, चालू मोबाइल को माइक्रोवेव के अंदर लेना, और तुम माइक्रोवेव ऑन सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है, कन्वेक्शन मोड में। हाँ देखना, बहुत सही मजा आएगा। हाँ तो तू गाली खाएगा ना उसके बाद, क्योंकि मोबाइल खत्म हो चुका होगा। ठीक है, हाँ शील्डिंग होती है। बिल्कुल सही, ये काम की चीज पूछी इसने यार। एक्चुअल में क्या, माइक्रोवेव्स जो होते हैं ना, माइक्रोवेव्स जो होता है पूरा एक बॉक्स होता है ना, जो मेटालिक, कोई सा भी कंपनी का माइक्रोवेव खरीदो, फाइबर बॉक्स नहीं आता उसका। माइक्रोवेव किसी भी कंपनी का खरीदो, उसका आउटर कवर जो होगा मेटालिक ही होगा, और जो कांच होता है उसके ऊपर भी एक शील्ड होती है, देखना, जाली जाली, ठीक है। वो इसीलिए होती है कि अंदर का जो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों का निकलना जरूरी है ना, इलेक्ट्रिक का भी मैग्नेटिक का भी, एक भी रोक लिया तो खेल खत्म उसका। तो माइक्रोवेव का जो बॉक्स होता है, मेटालिक शील्ड होता है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल पार्ट बाहर ही नहीं निकल पाता, तो मैग्नेटिक भी रुक जाता है। माइक्रोवेव जब हो रहा हो, काम कर रहा हो, खाना पका रहा हो, तो आप उसके बगल में भी खड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मोबाइल से भी कोई समस्या नहीं है, बस आप इससे डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करो, और इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, हार्ट से और ब्रेन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर यूज करो मोबाइल, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मोबाइल से अपने को कोई आपत्ति नहीं, मोबाइल की स्क्रीन से आपत्ति है। स्क्रीन की इंटेंसिटी एकदम 0 करके रखो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं होती। किसको? अरे यार क्या बात कर रहा है, जब यही पेनिट्रेट नहीं कर सकता माइक्रोवेव कहां से कर लेगी? नहीं सुनो, नहीं वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे ये क्या, इसका क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, जैसे इस बिल्डिंग पे छज्जा, इसके नीचे ये फ्लोर है, और मैं ऑफिस में बैठा हूँ वहाँ पे, तो भी मैं मोबाइल पे बात कर लेता हूँ। तो जब वो इस कंक्रीट की दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अंदर कैसे चला जाता है, ठीक है। तो मैं इसका जवाब बताता हूँ। देखो माइक्रोवेव्स जो होती है ना, सरफेस वेव्स के समान ग्लाइड करती हुई चलती है। ये ध्यान से सुनना जरा। जैसे मान लो जैसे अपन लोग इसका गुब्बारा होता है ना, जो अपन होली में इस्तेमाल करते हैं, गुब्बारा लो जब ऐसे फेंकेंगे तो सब तरफ फैलता है वो। तो जैसे ही माइक्रोवेव्स, मोबाइल की माइक्रोवेव, जैसे मान लो कोई टावर लगा हुआ है, वो ज़मीन पे टकराती तो हर तरफ फैलती है, ठीक है। तो फिर ऐसे फैलते हुए वो जाती है। तो उसके लिए ये जो पेनिट्रेशन है, साइडवेज पेनिट्रेशन, बैकवेज पेनिट्रेशन, ये सब होता है, पॉसिबल है। हाँ, ग्राउंड लेवल के नीचे जाओगे तो माइक्रोवेव नहीं मिलती है। मतलब तुम सब लेवल पे जाकर के, जैसे तुम आशिमा मॉल की -3 पार्किंग पे चले जाओ, मोबाइल काम करना बंद कर देगा। एक्चुअल में आशिमा मॉल का जो -2 पार्किंग है वो तो ग्राउंड लेवल ही है, और -2 के नीचे तुम जाओगे ना, तो फिर वो वहाँ पे तुम्हें सिग्नल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो ग्लाइड करते हुए वहाँ तक जा ही नहीं पाती। ये एक्चुअल में क्या ग्लाइड करती है, डिफ्रैक्शन होती है उसके अंदर में, तो उस तरीके से मिलती है। जैसे यहाँ पे तुम देखना, उससे भी मराई वेव्स है, रेडियो वेव्स है, FM रेडियो, AM या FM रेडियो। तो यहाँ पे अपन मोबाइल चलाएंगे, अभी FM चलने लगेगा ना, तो FM तो उससे भी कमज़ोर रेडिएशंस होती हैं। तो अभी जैसे जैसे अपन लोग इसकी लॉजिक समझ रहे हैं, तुमको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाली वेव्स है ऐसी हैं, नीचे वाली वेव्स ऐसी हैं, बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली। तो जो वेव्स हैं वो डिफरेंस केवल इसका है। ऊपर वाली वेव्स ऐसी हैं, शॉर्टर वेवलेंथ, और यहाँ की जो वेवलेंथ्स हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं। लॉन्गर वेवलेंथ्स, शॉर्टर वेवलेंथ्स, मगर स्पीड सबकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ में चलने वाली वेव्स हैं, ऐसी वाली वेव्स। यहाँ पे लॉन्ग वेव्स चलने वाली वेव्स हैं।
मतलब इनफैक्ट अगर तुम लॉन्ग रेडियो वेव्स देखो तो इसकी वेवलेंथ ये देखो कितनी है, 10 टू द पावर 4 होगी शायद, है? ओ ये वेवलेंथ ये कितना है, 10 टू द पावर, नीचे से तीसरा चौथा, हाँ 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 3 ना, हम्म 10 टू द पावर 4 मीटर का मतलब पता है क्या है? 10 टू द पावर 4 मीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर। मतलब एक वेव यहां से स्टार्ट हुई सीधे टीटी नगर पहुंच गई, दानिश नगर से स्टार्ट हुई सीधे टीटी नगर पहुंची, एक ही बार में, एक ही बार में, ठीक है। और अगर तुम उसके भी नीचे जाओगे तो 10 टू द पावर 7 तक के, 10 टू द पावर 7 ना लॉन्ग रेडियो वेव्स का आता है, वो 10 टू द पावर 7 का मतलब होता है 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर का वेवलेंथ है। यहां से निकली सीधे सियोल पहुंच गई, समझ रहे बात को? 10,000 किलोमीटर का वेवलेंथ है भाई, 10,000 किलोमीटर कितना होता है, हैं? इंडिया की है कितनी, 800, 824 मेरी ख्याल से 3,000 होगी, 3,500 की विड्थ है इंडिया की, पूरी लंबाई जो है 3,500 किलोमीटर की, तो ये तो 10,000 किलोमीटर है एक ही बार में इंडिया क्रॉस, ठीक है। चलो अपन आगे चलें। अभी ये तो हो गई इसकी बातें ना, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया, ठीक है। यूजेस अभी फटाफट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को मैं इसकी प्रोडक्शन तो 2 मिनट में समझा दूंगा। गामा रेडिएशंस पूरे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल होता है, अदर देन दैट कहीं नहीं होता। हाँ, कुछ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर समझने के लिए, ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, मतलब कोई सी किसी भी वेव का यूज आ जाए, तुम्हें एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है। केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए इस वेव को इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, गामा फिर एक्सरेज, ये सबको अपन इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और ये सारी की सारी जो रेडिएशन है इनके कोई ना कोई यूजेस हैं, ठीक है। इनके अपन ने यूजेस पढ़ लिए, इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस होते हैं, उसके बाद में माइक्रोवेव्स का अपन ने देख लिया, मोबाइल टेलीफोनी हो गया, इसके बाद इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट कनेक्टिविटी हो गई, जो अपने क्या बोलते हैं एरोप्लेन्स की जो राउटिंग हो गई, वो सब माइक्रोवेव्स में होती है। रेडियो वेव्स में 2 तरीके के रेडियो वेव्स होते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मतलब इसकी जो वेवलेंथ जो होती है वो छोटी छोटी होती है, जैसे एफएम वगैरह में अपने शॉर्ट रेडियो चलते हैं एफएम वगैरह में, ठीक है। इसलिए देखना भोपाल का एफएम आपको इंदौर में सुनाई नहीं आएगा, इंदौर का एफएम आप इंदौर का लोकल का होता है, मतलब इनफैक्ट भोपाल का एफएम ओबेदुल्लागंज के आगे भी सुनाई नहीं आता है। ओबेदुल्लागंज से 5-6 किलोमीटर आगे गए तो भोपाल का वो जो एफएम नहीं सुनाई आता है, यहाँ पे जाओगे सीहोर से आगे में खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोकल है, शॉर्ट रेडियो वेव्स है ना। वहीं पे अगर तुम लॉन्ग रेडियो वेव्स देखो तो सियोल रेडियो आप कहीं से भी सुन सकते हो, ठीक है, जिसे एएम रेडियो या एडब्ल्यू रेडियो कहते हैं, एसडब्ल्यू रेडियो, इसे एसडब्ल्यू रेडियो कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो, इसे एएम रेडियोस कहते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स। इससे अपन लंबे लंबे रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को पता नहीं होगा, मगर तुम लोग अपने पापा मम्मी से पूछना कि उन लोगों के ज़माने में जब टीवी नहीं होता था, क्योंकि जैसे मैंने अपना पहली बार टीवी देखा 8th क्लास में। 8th क्लास के पहले हमारे मोहल्ले में क्या पूरे इंडिया में टीवी नहीं था, मतलब 8th क्लास के पहले हमने टीवी जैसी चीज़ ही नहीं सुनी थी कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसके पहले हर चीज़ हम रेडियो पे ही करते थे। हाँ, मैं जब 8th क्लास में था उस टाइम पे हमारे मोहल्ले में एक टीवी था, घर थे लगभग 550 टीवी एक होता था, और वो लोग अपनी खिड़की पे टीवी लगा देते थे, बाहर बैठ के सब लोग मैच देखते थे क्रिकेट का, ठीक है। और सिर्फ दूरदर्शन आता था उस टाइम पे, ये सीन था। हाँ, और वो क्रेज होता था इसलिए क्योंकि वीकली एक ही दिन सीरियल आता था और उसको देखने के लिए पूरा मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। एक टीवी 550 फैमिली, सोचो
550 फैमिली में कम से कम 1500-1600 लोग होते होंगे, तो सब लोग एक साथ बैठ के टीवी देखते थे। दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। और स्क्रीन इतनी सी होती थी टीवी की, और उतने में इतनी सी स्क्रीन में 550 लोग बैठ करके रामायण देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके पहले जो भी चलता था ना, वो सब चलता था किस पे? रेडियो पे। मतलब क्रिकेट मैच नहीं होता, क्रिकेट कमेंट्री होती थी। आप वर्ल्ड कप चल रहा हो, आप मगर रेडियो लगा के ऐसे बैठ के सुन रहे हो, तो वो जब चीजें नहीं होती तो मजा जो मिल जाए उसी में मजा आता है। जब कुछ होता नहीं ना, जब हर चीज की एब्सेंस होती है तो जो चीज मिल जाए उसी मजे। जैसे अपन घर में बैठ के मजे करना सीख ही गए धीरे धीरे, डाउन द लाइन हो सकता है ये भी हो कि तुम्हें बाहर जाने में मजा ना आए, कुछ भी पॉसिबल है वो तो डाउन द। जब अगले को पता ही है कि जब साला वो सियोर जाएगा तो निपट ही जाएगा, कोरोना फैला है, तो फिर तो मतलब डर के मारे घर में मजा आने लगेगा उसे ना। जब कोई चीज ही प्रेजेंट नहीं तो फिर तो मजा जो चीज है उसी में आना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था वो है कि जब ये रेडियो वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो फिर हम लोग के टाइम पे भी तो कुछ लेकर ऐसे होते होंगे ना जिन लोग को अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता होगा, जिसको ये उसको ये पढ़ने में मजा आता होगा कि यार कनाडा में क्या चल रहा है, तो उसको अगर ये समझना है तो क्या करे? या तो कल के न्यूज़पेपर का इंतजार करे, इधर ये न्यूज़पेपर का इंतजार करे, या फिर वो वर्ल्ड रेडियो सुने। एम रेडियो में वो सियोल रेडियो सुनेगा, वो रशियन चैनल सुनेगा, फिर वो रशियन चैनल को बड़े मुश्किल से सेट करेगा, ध्यान से कान में लगाएगा, फिर उसको आवाज़ आएगी हाँ अच्छा ये न्यूज़ आ रही है। फिर अगर किसी इंसान को इंग्लिश गाने सुनने तो क्या करेगा भाई? उसको तो सुनना है ना, इंग्लिश गाने सुनने का शौक है, मगर बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। अगर उसको लेटेस्ट इंग्लिश गाना सुनना है तो क्या करेगा? कैनेडियन चैनल सेट करेगा और वो रेडियो से कैनेडियन चैनल सुनेगा। ये उस टाइम इस तरीके से अवेल की जाती थी फैसिलिटीज। अदरवाइज आपको विविध भारती सुनना तो फिर वो तो 103.5 मेगाहर्ट्ज पे चलाओ और धमाधम विविध भारती सुनते रहो, ठीक है। अदर देन दैट, और विविध भारती में भी ऐसा था, सुबह 6 बजे गाना चालू होगा, 6:05 पे न्यूज़ सुनाएगा, उसके बाद भक्ति संगीत सुनाएगा, 7 बजे न्यूज़ आएगी, 8:30 बजे न्यूज़ आएगी, उसके बाद 10 बजे तक गाने सुनाएगा, फिर शांत। 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक खाली। मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं आता था रेडियो में। फिर 4 बजे रेडियो चालू होगा, न्यूज़ चलाएगा, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें, और फिर 8:30-9 बजे रेडियो बंद, क्योंकि जो रेडियो वाले वो घर पे चले जाते थे अपने। तो लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें मिलती थी। मगर यदि आपको रात में 11 बजे गाने सुनने की इच्छा हो रही तो क्या करोगे? कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, वो सिस्टम लाना है तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो वही रेडियो से फिर आप सियोल रेडियो कनेक्ट करोगे, उसी रेडियो की मदद से आप कैनेडियन रेडियो कनेक्ट करोगे, फिर गाने सुनोगे। ये कॉन्सेप्ट होता था, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से सारी तरीके की वेव्स हो गई, ठीक है। अब अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें किसी की भी आपको वेवलेंथ वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको घोटने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को इसकी सबकी वेवलेंथ ये घोट डालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी घोट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि यार यहाँ पे तो एक का दायरा दूसरे में मैच भी होता है। मतलब कुछ एक्सरे वाला पार्ट गामा में भी घुसा पड़ा है, कुछ अल्ट्रा वायलेट का पार्ट वॉयलेट में भी घुसा पड़ा है, कुछ रेड का पार्ट इंफ्रारेड में भी घुसा पड़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे में कॉमन है, कुछ एक चीज़ें कॉमन है। अपने को केवल जनरल आइडिया पता होना चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, सबसे ऊपर है गामा और सबसे नीचे लॉन्ग रेडियो वेव्स। ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और एनर्जी घटेगी। जैसे जितना ऊपर रहोगे आप उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना नीचे आओगे उतनी कम एनर्जी, और जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इन सारे वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। गामा रेडिएशंस का जो सोर्स था न्यूक्लियर ओरिजिन है।
मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही आपको गामा रेडिएशंस मिलेंगे। एक्सरे जो है, एक्सरे को जो है अपन लोग पाते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी टारगेट्स बाय फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जे थॉमसन के क्रुक्स एक्सपेरिमेंट में भी है, जिसके अंदर में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी ग्लास के ऊपर, पर्टिकुलर टाइप के ग्लास, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक टाइप का ग्लास होता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास होता है एक तरीके का ग्लास। उस सोडा ग्लास के ऊपर जब हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स टपकते हैं ना, एक्सरेज निकलती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस चाहिए, एक्सरे, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, ये स्पार्क। इसीलिए कहते हैं वेल्डिंग होते टाइम देखना नहीं चाहिए। अब आप वेल्डिंग होते टाइम देख रहे हो मस्ती में, वेल्डिंग हो रही है, और अगर आप देख रहे हो तो वेल्डिंग जब होगी उसमें से यूवी रेज निकलेंगी। ठीक है, नहीं सबने देखी है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं देखी है। सुनो जरा, अगर कहीं वेल्डिंग हो रही है और अगर आपने देख लिया, होगा कुछ नहीं, आपको आंख बंद करने का तो ऐसा लगेगा पूरे टाइम के अंदर रेत पड़ी हुई है, आंख के अंदर रेत चुभ रही है, आंख में जलन हो रही है। ठीक है, एचिंग होगी, अंदर खुजली होगी आंख के अंदर। वेल्डिंग को देखने के बाद होता क्या है, वेल्डिंग की जो यूवी रेज होती है, बहुत हाई एनर्जाइज्ड रेज होती है, आंखों के अंदर जाती है, और जहाँ पे भी जाएगी टकराएगी, वहाँ पे जो होते हैं, जिसे कहते हैं ना, जैसे छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं, छोटे छोटे वुंड्स हो जाएंगे आंखों के अंदर, वो सूजन आ जाती है, जिसके कारण जब अपन पलके झपकाएं या आई बॉल को घुमाएंगे तो अपने को जलन होगी। ठीक है, एचिंग होगी, होगा कुछ नहीं, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, मगर वो उसके लिए है ही नहीं ना, वो तो विजिबल लाइट के लिए। अब विजिबल लाइट की जगह तुम अल्ट्रावायलेट और गामा रेडिएशन उसके अंदर डालोगे तो कोई मतलब थोड़ी है, हैं? हाँ, तो यूवी वो चाहिए ना, ग्लास चाहिए ना, हाँ, वो स्पेशल होता है। और उस ग्लास की मदद से तो तुम सोलार एक्लिप्स भी देख लो। ठीक है, यही तो डिफरेंस होता है ना। जैसे अपन लोग जो 50 रुपए वाला चश्मा खरीदते हैं और रेबेन का जो 3,500 रुपये तो मिनिमम चश्मा आता है, 10,000 के चश्मे आते हैं। ठीक है, अब जो जैसे जो दवे सर का जो चश्मा 18,500 रुपये का लेंस है यार वो, और फ्रेम जो है 8,000 रुपये की फ्रेम है, मतलब 30,000 का तो चश्मा पहनते हैं। काहे के लिए नहीं, एक्चुअल में डिफरेंस है। जो दवे सर ने मेरी ख्याल से 6 या 7 साल पहले कोई ग्लास बनवाया था। ठीक है, और वो जो 6 और 7 साल पहले ग्लास बनवाया था, अगर दवे सर का पावर चेंज होता है ना, तो वो ग्लास लेकर के जाएंगे, उसके पास बॉश एंड लॉम करके कंपनी होती है, वो उसके पास लेकर के जाएंगे, उसी ग्लास के ऊपर वो कुछ लेयर चढ़ा देंगे, जिसे अपन लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस कहते हैं ना, उसकी मदद से लेयर चढ़ा देंगे, और उसी ग्लास का चेंज करके पावर वो आपको दे देंगे, चश्मे की फ्रेम साफ वाफ करके आपके चश्मे में लगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ठीक है, तो वो उसकी प्रीमियम क्वालिटी होती है। और उसके बाद फिर ये गारंटी होती है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ये जो मेरा जो ग्लास है ही नहीं, इनफैक्ट प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। तो इसकी जो रेडिएशंस निकल रही है, ये मर्क्यूरी वेपर लैंप है, ये जो इसके अंदर में लाइट आ रही मर्क्यूरी वेपर। अब ये मर्क्यूरी वेपर लैंप मेरी आंख में घुसी, ठीक है, मगर अगर ये दवे सर का चश्मा होता तो आंख के अंदर नहीं घुस सकती थी वो। दैट इज द डिफरेंस। मतलब अगर ये चश्मा पहन के मैं धूप में निकल जाता हूँ तो सनलाइट मेरी आंखों में घुसेगी, मगर उसके जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो दवे सर के चश्मे में नहीं घुस सकते, क्योंकि उनका चश्मा वो पेनिट्रेट होने ही नहीं देता। तो वो डिफरेंस है ना यार। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे बहुत सारी हाई एनर्जी रेडिएशंस सन का एटमॉस्फेयर जो है वो एक्चुअल में क्या पेनिट्रेट हो जाती है। जब मून के बीच में आने से क्या होता है, जैसे तूने सुना होगा ना, जो सोलार कुकर होता है, सोलार कुकर का जो बेसिक फंडा होता है ना, वो मैं बताऊंगा तो तेरे को वो समझ में आ जाएगा। जैसे सोलार कुकर का बॉक्स है, ये मिरर है, ये सनलाइट आई और ये इसके अंदर घुसी, सोलार कुकर के अंदर में घुसी और ये बाहर नहीं निकल पाती। अब सोचना जरा क्यों नहीं बाहर निकल पाती। ओ बेन जी जरा सुनो, यहां से एनर्जी निकली E=H², इसकी पर्टिकुलर कुछ फ्रीक्वेंसी है, टकराई, अंदर टकराई,
अंदर टकराने के बाद मल्टीपल इसके रिफ्लेक्शन हुए, तो इसके कारण क्या होती है, इसकी एनर्जी घट जाती है। एनर्जी घट गई, E इजिकल टू एच नहीं होता है। और एक तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो C इजिकल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये तो कांस्टेंट है हमेशा। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी घटी तो लैम्डा बढ़ेगा। अब यहाँ एनर्जी घटी तो फ्रीक्वेंसी घटी, तो लैम्डा बढ़ गया। लैम्डा बढ़ गया, बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ ये बाहर ही नहीं निकल पाती। और यही हमारा एटमॉस्फेयर करता है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सन की रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर घुसी, एनर्जी घटी तो फ्रीक्वेंसी घटी तो वेवलेंथ बढ़ गया, तो बढ़ी हुई वेवलेंथ से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। ठीक है, अब जब शाम को सूरज डूब जाएगा तो भी हमें थोड़ा थोड़ा गर्म लगता रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सूरज है भयानक गर्म है, सूरज गया अब एकदम ठंडा, तो गर्म ठंडे में ही मर जाएंगे अपन। एटमॉस्फेयर हमें रोकता है मरने से, इसीलिए उसको कहते हैं ब्लैंकेट अराउंड अर्थ, है ना। वो ब्लैंकेट हमें बचाता है, क्योंकि ब्लैंकेट कभी भी आपको गर्मी नहीं देता, आपकी गर्मी निकलने नहीं देता। मतलब जैसे तूने अगर अपने शरीर के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है तो ब्लैंकेट थोड़ी कुछ गर्म कर रहा है, तेरे जो शरीर की गर्मी है वो गई ब्लैंकेट से टकरा के अंदर, तेरे शरीर से गर्मी गई ब्लैंकेट से टकरा के अंदर, तो तेरे को अंदर गरम गरम माहौल हो जाता है। वो ब्लैंकेट अंदर की गर्मी बाहर नहीं जान देता है, बाहर की गर्मी अंदर थोड़ी आन दे, मतलब वो गर्मी को एक्वायर थोड़ी कर रहा है, वो तो केवल अंदर की गर्मी बचा रहा होता है। डेली होता है ना, मैं वही बता रहा। अब एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, एक्लिप्स के टाइम पे मून बीच में आ गया। अब मून के बीच में आने के कारण क्या होता है, जो सन की रेडिएशंस हमारा एटमॉस्फेयर किसी कारण से रोक लेता था, ओजोन लेयर वगैरह, ओजोन लेयर जो होती है ना ऊपर की सारी लेयर एनर्जीज को रोक लेता है। अब वो क्या करता है, उसकी एनर्जी रिड्यूस कर देता है। और जो सन मून के चारों तरफ की वो जो रिंग बोलते हैं ना, सोलार रिंग, वो सोलार रिंग से कुछ रेडिएशंस, उनकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारा एटमॉस्फेयर रोकता ही नहीं है। समझना, हमारा एटमॉस्फेयर की ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वो हाई एनर्जीज को रोक लेता है, मगर लो एनर्जीज को रोकता ही नहीं है। अब तुमने मून बीच में लाके पटक दिया एक्लिप्स के टाइम पे, मून आने के कारण क्या होगा कि मून के एटमॉस्फेयर ने, मून ने खुद ने उसकी रेडिएशंस को वीकन कर दिया। एक ऑप्टिकल फिनोमिनन हो गई वहाँ पे, जब वो आएगी तब उसकी एनर्जी घट चुकी होगी, वो घटी हुई एनर्जी से घुस जाता है अंदर। अब गामा रेडिएशंस का मरा मराया पार्ट भी हमारी एस्थेसी कर लेगा। गामा रेडिएशंस का मान लो इसको रोक लिया, ये भी अगर आ गया नीचे वाला हिस्सा तो हमारी एस्थेसी कर देगा पूरी। हाँ देखो, पार्शियली तो आता है, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है 100% थोड़ी कोई रोक रहा है, वो आता तो अभी भी है। ठीक है, और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए देख रहे तुम, जो लोग इंसान धूप में नहीं घूमते उनको एनीमिया हो जाएगा। विटामिन डी कैसे सिंथेसाइज करेगा वो? विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं तो आयरन नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है वो लिंक्ड होती है। ठीक है, चलो अब देखें आगे। इसके बाद में ये अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट जो होती है ना, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, कोई सा भी कलर जो हम लोगों को मिलता है, दिखता है, मतलब वो कलर इसीलिए दिखता है क्योंकि वो कलर वो छोड़ता है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर कोई चीज़ अगर हम लोगों को रेड कलर की दिख रही है, तो जैसे मान लो अगर ये रेड कलर का दिखता है अपने को, तो ये रेड कलर छोड़ रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए रेड कलर का दिखता है। ये रेड कलर को एमिट कर देता है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए रेड कलर का अपने को दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर में जो भी एटम्स होंगे उनका एक्साइटेशन कुछ ऐसा होगा कि वो रेड कलर ही छोड़ रहा होगा। अगर कोई दूसरा कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब इसका एक्साइटेशन डिफरेंट है। ठीक है, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर मेटल आयन के करस्पॉन्डिंग कलर होता है,
जैसे आयरन, क्रोमियम, निकिल, ये सबके अपने अपने कलर्स हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर है तो आयरन का, लाइट ग्रीन है तो मैग्नीशियम का, क्रोमियम के करस्पॉन्डिंग कलर है, निकिल का करस्पॉन्डिंग कलर है, हर आयन के करस्पॉन्डिंग कलर्स होते हैं, ठीक है। तो जिस आयन को हम एक्साइट कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को कलर मिलता है। जैसे दिवाली के पटाखे, तो दिवाली के पटाखे में कभी लाल छोड़ा कभी ग्रीन छोड़ा तो वो कुछ नहीं होता, अंदर वो मेटल आयन्स होते हैं, वो जब जलेगा उसके एक्साइटेशन से वो अपना करस्पॉन्डिंग कलर छोड़ देता है। तो विजिबल लाइट में सबके करस्पॉन्डिंग अपने अपने कलर्स होते हैं। इंफ्रारेड, ये भी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स के कारण ही होता है, मगर ये कलर के साथ में हीट भी छोड़ता है। हीट रेडिएशंस, किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे तो हीट रेडिएशंस छोड़ना स्टार्ट कर देगा। लेट इट बी -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड में भी एनर्जी लिबरेट होती है, केवल एक ही टेम्परेचर पे नहीं होती है, 0 केल्विन के ऊपर, और 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर होता ही नहीं है। हीट रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स जो होते हैं, ऑसिलेटिंग सर्किट्स, इसके बाद में जितने भी ना सब ऑसिलेटिंग सर्किट्स है, मतलब माइक्रोवेव के जो ऊपर के सब एक्साइटेशन के कारण माइक्रोवेव्स और उसके नीचे सब ऑसिलेटिंग सर्किट से अपने को मिलते हैं, मतलब ऑसिलेटर से मिलते हैं कुल मिला के। ये हो गई, ये क्या लिखा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी, सब की सब ऑसिलेटिंग सर्किट्स से अपने को मिलते हैं। ऑसिलेटिंग सर्किट्स मतलब ऑसिलेटर, कुल मिला के ये ऑसिलेटर ही होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें किस याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को जो अगर इतना भी याद हो गया ना, वॉयलेट और रेड, ये भी सफिशिएंट है। मतलब सबकी करस्पॉन्डिंग अपने को वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं, तुम तो इतना याद कर लो, वॉयलेट से दुगना रेड, 4 से 8, 4 और ये 8, मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। तो जो वेवलेंथ वॉयलेट का है उससे डबल वेवलेंथ रेड का है, ओके। इसके बाद में अपन लोग आगे चलें। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्जेस से बनते हैं, जनरली ऑसिलेटिंग सर्किट से, मतलब माइक्रोवेव्स और उसके ऊपर अपने को मिलते हैं स्पार्क एक्साइटेशन के कारण, और उसके नीचे सब ऑसिलेटिंग सर्किट से अपने को मिलते हैं, ठीक है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ये वैक्यूम में भी चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर है, ये ट्रांसवर्स है नहीं, इसका चाल ट्रांसवर्स है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी ट्रांसवर्स, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स वेव मत समझ लेना इसको, नेचर केवल ट्रांसवर्स है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है वो हमेशा सेम फेज पे चलती है, मतलब एक साथ स्टार्ट होती है, एक साथ पीक पे जाती है, एक साथ 0 पे आती है, ये हमेशा एक साथ चलती है। इनकी स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ होती है, और दूसरे मीडियम में कम होती है। कितनी होती है कम, वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पीड रोकेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो कम स्पीड को रोकेगा। वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, एयर की 1.0003 होती है, और जैसे जैसे हम लोग डेंसर मीडियम में जाएंगे लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है एनर्जी, ये वाला पार्ट हम लोग जो है ये पढ़ चुके कैपेसिटर वाले चैप्टर में। कैपेसिटर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है एनर्जी स्टोर होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², इसके बराबर होती है।
एनर्जी इन द कैपेसिटर, उसका एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, स्मॉल यू और कैपिटल यू करके एक फॉर्मूला आता है, ये अभी मेरे को याद नहीं है इसका एग्जैक्ट फार्मूला, मगर एनर्जी डेंसिटी होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये वाला फॉर्मूला आएगा अभी। बता 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, जहाँ तक मुझे आइडिया यही है। और अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो मैं फिर इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल में भी आएगा ही, ठीक है। अब इसके बाद में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि इसको अपन लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे पूरा देख लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस होते हैं। गामा रेडिएशंस जो है वो किसने डिस्कवर किया था, ये सब तो घोटना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। देखो गामा रेडिएशंस की यूजेस देख लो, वैसे मैंने ज़्यादा करके सारे यूजेस डिस्कशन के टाइम पे बता दिए, फिर भी अगर कोई छूटता है तो अपन देख लेते हैं। यूज टू किल कैंसरस सेल्स, ठीक है। और कैंसर कीमोथेरेपी जो होती है वो इसी के थ्रू होती है। कैंसरस सेल्स को मारता है तो अच्छे सेल्स को भी मारता है साथ में, ठीक है। और इसमें लिखा भी है ऑल्सो किल हेल्दी सेल्स। दे आर यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल कास्टिंग्स, तो वो जैसे बोल रहा था ना, उसमें भी वीक टाइप के जो गामा रेडिएशन से हम लोग मेटल कास्टिंग्स के लिए इस्तेमाल, मैं जो बात कर रहा था कंक्रीट की बात कर रहा था, मगर ये मेटल कास्टिंग्स हैं। बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, बॉयलर्स होते हैं जिसके अंदर इतनी मोटी मोटी मेटल शीट्स होती हैं, बीच में कोई फ्लॉ ना रह जाए, कोई एयर गैप ना रह जाए, इसको मेजर करने के लिए गामा रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस कराते हैं अपन इसकी मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरेज, एक्सरेज जो है, एक्सरेज जो इनको रोटेंजन रेज भी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी अच्छी खासी एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है। प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये तो अपन जानते हैं, एक्सरे करवाते हैं। किल डेंजरस सेल्स एंड ट्यूमर्स इन द बॉडी, ट्यूमर्स को पंक्चर करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर्स जो होता है ऐसा कुछ भी खास नहीं होता है, अगर कोई भी मान लो हमारे बॉडी के अंदर में आर्टरीज वगैरह हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लो ब्लड आर्टरीज में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस ब्लड पे फ्लो होते होते यहाँ पे मान लो किसी भी कारणवश एक छोटा सा कोई पार्ट पलने लग जाए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर में डेवलपमेंट चालू हो जाती है और ये धीरे 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 बड़ा होते जाता है। बिना मतलब के खून इसमें इकट्ठा होता जाएगा, बिना मतलब के इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती रहती है और ये बड़ा होते जाता है काफ़ी। 5-5, 6-6 किलो के ट्यूमर्स भी निकलते पेट से। मतलब ट्यूमर्स कुल मिला के वो अनवांटेड मामला है जो कहीं पे भी हमारे शरीर में पलने लग जाएगा। और फिर मान लो अगर कहीं ट्यूमर फट गया तो उसके कारण ढेर सारे ट्यूमर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर्स की क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग कर देते ट्यूमर्स की और फिर इसको सक करके बाहर निकाल देते हैं, या फिर काट करके इस ट्यूमर को काट के पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ट्यूमर्स कुछ नहीं है, बिना मतलब का मांस का लोथड़ा कहीं पे भी पलता रहेगा बिना मतलब ही वो, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स भी होते हैं, स्टमक ट्यूमर्स भी होते हैं, ट्यूमर्स कहीं भी हो सकते हैं। ट्यूमर्स का कोई ऐसा गारंटी नहीं कि आप अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ट्यूमर्स नहीं होगा। ट्यूमर्स किसी को भी कहीं पे भी कैसे भी हो सकते हैं। कई ट्यूमर्स तो ऐसे होते हैं जिनके साथ में इंसान जिंदगी भर भी रह लेता है, ठीक है। कई बार पता चल जाते हैं तो इलाज करवा लो, नहीं पता है तो चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब अपने आप होता है, मतलब बिना मतलब ये जैसे अपने बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है ना, बिना मतलब ही पल रहा है, वैसे ही बिना मतलब ही पलते रहते हैं। और हर इंसान के शरीर में ट्यूमर्स होते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। अगर वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई तो फिर उसको काट के निकालना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में फ्लॉज एंड क्रैक्स मेटल कास्टिंग में, पतली मेटल कास्टिंग होती है, इससे भी अपन फ्लॉ देख सकते हैं। ये वाला यूज में बोल रहा था, यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसके लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एक्सरेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज का अपन इस्तेमाल करते हैं।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपन लोगों को फ्लोरेसेंस जो होता है, फ्लोरेसेंस मतलब जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के अंदर में वो पर्टिकुलर मेटल या मटेरियल है कि नहीं है, उसके ऊपर अपन लोग यूवी रेडिएशंस छोड़ते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लोरेसेंस आता है। मतलब जैसे अपने फुलझड़ी छोड़ते तो कैसे कलर्स आते हैं ना, तो पर्टिकुलर कलर अगर आ रहा है तो अपन ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर वो मेटल है। अदरवाइज पूरी वो केमिकल प्रोसेस करनी पड़ती है। इधर केमिकल प्रोसेस कर लो या फिर अपन लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करके पूरा ऐसे ऐसे करके डिटेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आप अगर बहुत बड़े एरिया के अंदर में अगर आप केमिकल टेस्टिंग करने जाओगे तो टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। इससे आप फटाफट डिटेक्ट कर लोगे कहाँ पे अपने जो जिसे कहते हैं मिनरल या ओर है, अपने काम का है भी कि नहीं है, वो इससे अपन चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया टू यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। अगर कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स को आपको बार बार थोड़ी धोते बैठोगे, उबालते बैठोगे, उसको यूवी चेम्बर में अपन लोग डाल देते हैं। ठीक है, पैडमैन पिक्चर में भी दिखाया था। पैडमैन पिक्चर में अगर कोई पैड बनता है तो उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। हर बार थोड़ी आप उबालने बैठ जाओगे, हाई टेम्परेचर दे दोगे, उसको यूवी चेम्बर में डाल दो तो जितने बैक्टीरिया सब मरमुरा जाएंगे और वो पैड जो है वो बिल्कुल रेडी एंड सेफ टू यूज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन के लिए बहुत सही तरीका होता है यूवी चेम्बर। यूवी चेम्बर एक बना दो, उसके अंदर में कोई भी चीज रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये तो कॉमन है, मैंने बताया, कोई सा भी आए ये जरूर लिखना है, यूज टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सबसे अच्छा इसका यूज माना जाता है। विजिबल लाइट जो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा बताने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा रेंज है, मगर इसी रेंज में हम सब देख रहे हैं। ठीक है, इंसान की हैसियत बहुत कम है। ठीक है, इसमें बता दूं, फेमिनाइन जेंडर के अंदर में ये रेंज थोड़ा सा बड़ा होता है, खास तौर पे हाँ हर फीमेल में, हर फेमिनाइन जेंडर के अंदर, मतलब फेमिनाइन जेंडर जो है ना, बिना बात किए भी आपके इंटेंशंस पहचान सकती है। कलर नहीं, वो बॉडी मेकअप ऐसा है ना। फेमिनाइन जेंडर के अगर सामने कोई खड़ा है बंदा, बात भी नहीं कर रहा हो ना, तो भी उसकी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती है वो रीडेबल है। फीमेल जेंडर के लिए खास तौर पे, फीमेल जेंडर की ये एबिलिटी होती है कि वो देख के इंटेंशन पहचान जाती है। समझ रहे हो बात को? मतलब फेमिनाइन जेंडर, और ये इसकी बात नहीं है, किसी भी जानवर की बात कर ले, कोई सा भी जानवर, नॉट ओनली इंसान, हर जानवर में फीमेल जेंडर की एबिलिटीज जो होती है, वो डिटेक्शन की एबिलिटीज मेल जेंडर से बहुत ज़्यादा होती है। केवल बात भर करने से, केवल नज़दीक खड़े भी रहने से बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं, इसलिए देखना घर में हमेशा फीमेल बात करती है कि इस घर में पॉजिटिविटी नहीं है। हमेशा देखना फीमेल ही बोलती, मेल का भी नहीं बोलता, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता। जैसे अपन किसी के घर में जाएंगे ना, देखना मेल तो खा पी के बढ़िया आ गए, उनको कोई मतलब ही नहीं, मगर फीमेल बोलती इनके घर में पॉजिटिविटी नहीं है, इनके घर में अजीब ही टाइप लगता है। वो कहीं ना कहीं से सेंसेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे किसी के घर में जा रहे हैं, उनके इंटेंशन पहले से ही खराब है, ना बोलते हुए फीमेल को समझ में आ जाता है, ना बोलते हुए भी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस में जो होते हैं, ये आजकल तुम लोगों ने सुना होगा सोलर ड्रायर्स होते हैं, आजकल बहुत गजब बिल्कुल ज्वलंत कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कोई भी चीज लाओ, सोलर ड्रायर में डालो, 2 घंटे के अंदर सूख जाता है वो। हाँ, अंगूर डालो उसके अंदर में, 2 घंटे में किशमिश बन जाएगा, उसका कलर भी चेंज नहीं होता। खास बात है, बहुत सही कॉन्सेप्ट होता है, सोलर ड्रायर्स में इस्तेमाल होता है और इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो आप सोलर ड्रायर बना लो या फिर ये IR ड्रायर्स कहते हैं, इंफ्रारेड ड्रायर्स होते हैं। ठीक है, ये कम स्कैटर होते हैं, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेट, इसीलिए इंफ्रारेड देखना, हमारे जो मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल बोल रहा हूँ, जो हमारे जो टाटा स्काई के रिमोट होते हैं ना, जब अपन जलाते हैं ना, जैसे ऑन ऑफ करें या फिर चैनल चेंज करें, सामने लाल बटन जलती रहती है, वो IR होती है।
इंफ्रारेड होती है। जो रिमोट सेंसिंग होती है वो इंफ्रारेड से ही होती है। इसलिए देखना गाड़ियों में रियर व्यू सेंसर IR लगे होते हैं, हमेशा IR सेंसर्स होते हैं। ये जो कैमरे हैं ना, ये सारे कैमरे IR कैमरेज हैं। हाँ, तो इन कैमरेज में IR सेंसेशन है। मतलब अगर रात देखना, ये जो बाहर के कैमरे, कभी रात में निकलोगे ना यहाँ से, तो बाहर के कैमरे के चारों तरफ लाल लाल डॉट्स दिखते हैं। वो रिमोट सेंसिंग के लिए होता है, नाइट विजन के लिए होता है। जितने भी नाइट विजन होते हैं सब IR होते हैं। यूज टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है। तो मस्क्यूलर स्ट्रेंस, आजकल वो पट्टे आते देखना, मतलब तोंद को गलाने के लिए, या फिर कहीं पे कुछ लगा हुआ है किसी इंसान को, तो पट्टा बांध दो, हीट जनरेट होती है, सिकाई हो जाती है कुल मिला के। हाँ, वो पैड्स आते हैं, और आजकल वो बहुत अच्छा हो गया। जैसे अगर आपको मान लो यहाँ सिकाई करनी है, तो आप वो पैड ले लेके कहाँ का टच कराते बैठोगे। इससे अच्छा वो हीटिंग पैड आता है, हीटिंग पैड बांध लो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, वो अपना गर्म करता रहेगा। जिस लेवल की आपको हीट चाहिए वो आपको लगातार हीट देता रहेगा। तो मस्कुलर स्ट्रेंस वगैरह रिलीज करने के लिए भी हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज्ड बाय अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट्स टू डिटेक्ट हेल्दी क्रॉप्स हेल्दी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, इसमें कोई मतलब फंगल इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आ तो नहीं कि, इसके लिए जो है ना सैटेलाइट्स भी यूज़ करते हैं IR, ठीक है। और अगर तुम लोग को इसके बारे में और डिटेल पता करनी हो, तो आजकल क्रॉप का हेल्थ के लिए आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर में इंटरनेट के थ्रू आपको ये बता सकता है कि इसमें प्रोडक्टिविटी कितनी हो सकती पर एकड़, ये तक के बता सकते हैं ये लोग, ओके। इसके बाद माइक्रोवेव्स तो बता ही दिया था मैंने। रेडार मतलब ये जो एरोप्लेन्स के लिए, टेलीमीट्री मतलब टेलीफोनी के लिए सारी इसके जगह पे इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, और वो बाकी आखिरी वाला वही है, यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हर जगह चिपका देना है, ये यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सब में चिपक जाएगा ये। उसके बाद रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स वही कम्युनिकेशन के लिए, मगर ये ऑडियो कम्युनिकेशन होता है केवल, इसमें केवल ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। और जो रेडियो वेव्स जो होगी उसमें बहुत रेंज है, ढेर सारी रेंज है। ये शायद तुम लोग को पता होगा, हम लोगों का जो FM चलता है, FM चलता है केवल 88 to 108 मेगाहर्ट्ज पे, बहुत छोटा सा रेंज है। अगर तुम देखो कि 20 मेगाहर्ट्ज का रेंज है, केवल 20 मेगाहर्ट्ज, दैट्स इट। मतलब 88 से 108, तुम देखना 108 के ऊपर नहीं आता, 88 के नीचे नहीं जाता। सारे रेडियो चैनल इसी के नीचे, इसी के बीच में, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें 103.5 मेगाहर्ट्ज, 105.3 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 94.3, 93.5, ये जितने भी है सब इसके बीच में ही आते हैं। मेगा मतलब सामने मेगा लगा हुआ है ना, मेगा मतलब 10 लाख, मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6 मेगा। मेगा को इंग्लिश में मिलियन भी कहते हैं। ये होता है गीगा, बिलियन, ठीक है। मेगा मतलब 10 to the power 6। तो आप ये मत सोचो 88 से 108 ही है, सिर्फ 88 से इतना फ्रीक्वेंसी का खोपचा है, ठीक है। जब AC वाला चैप्टर पढ़ा हो, सॉरी कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब कोई भी एक सिग्नल अपने को, जैसे मान लो 98.3, ये कौन सा रेडियो मिर्ची है ना, रेडियो मिर्ची, ये रेडियो मिर्ची है, और ये माई FM है। अब तुम लोग खुद ही देख के बता दो कौन सा वाला महंगा होगा, सस्ता कौन सा होगा। सीधी सी बात है, रेडियो मिर्ची महंगा है, माई FM सस्ता है। और बिग FM होता है 92.7, बिग FM, ये रिलायंस का है। बिग FM जिसके सामने बिग दिख जाए वो रिलायंस कंपनी का है। बिग FM 92.7 सस्ता।
उससे महंगा रेड एफएम, उससे महंगा माई एफएम, सबसे महंगा रेडियो मिर्ची, और सबसे प्रीमियम आइटम गवर्नमेंट ने ले रखा है। गवर्नमेंट नहीं देती, सबसे प्रीमियम आइटम है ना 103.5 मेगाहर्ट्ज। इसीलिए तुम देखना गांव से गांव में चले जाओ, तुम्हें विविध भारती सुनाई में आएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो एनर्जी भी तो अधिक है। ठीक है, अब इन लोग को क्या, इन लोग को कमाने से मतलब है, इनको प्रसारण से मतलब है, इनको कमाना है ऐड से, इनको कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको गांव गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। इसीलिए ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इंडिया में देता है प्रसार भारती। प्रसार भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बताओ कि भैया मुझे ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, बोले कितने साल के लीजिए, अपन बोलेंगे भैया 1 साल के लीजिए, ठीक है भैया इतना पैसा दो, ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है। तो फिर अगर आप बोलोगे कि यार मुझे 98.3 चाहिए, तो रेडियो मिर्ची ने इसको 25 साल के लिए खरीद रखा है। 25 साल को खरीद ही नहीं सकता इसको, क्योंकि 25 साल तक रेडियो मिर्ची ने इसका लीज ले रखा है। तो आप इंदौर में जाओ, चाहे मुंबई में जाओ, चाहे भोपाल में रहो, कहीं भी रेडियो मिर्ची इसी फ्रीक्वेंसी पे आएगा। उसी तरीके से बिग एफएम ने खरीद रखा है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने सुना होगा 88.7 मेगाहर्ट्ज निकला है रेडियो पॉपकॉर्न, हाँ 90.2 भी है, भोपाल में आ चुका है, 90.2 भी चलता है, 88.7 भी चलता है रेडियो पॉपकॉर्न। तो रेडियो पॉपकॉर्न ऐसी है टुटपुंजिया टाइप के, 2-3 साल तक चलाएंगे, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय, शौकिया तौर पे बना लिया एक रेडियो चैनल। तो अलग अलग रेडियो चैनल, ये मेगाहर्ट्ज में चल रहे हैं, कोई किलोहर्ट्ज में चलता है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज हैं, ठीक है। और अगर अपन देखें तो गीगाहर्ट्ज में भी सिग्नल होता है, जैसे अपन लोग जब डेटा अपलोड करते हैं, डाउनलोड, क्योंकि अभी ये चेंज हो गया काफ़ी, ये काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि अभी ये जब किताब लिखी गई थी तब 2G चल रहा था और आज की डेट में अब 5G आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत वाइड चेंज हो चुके हैं इसमें, क्योंकि जब हम लोग 5G में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग देखते हैं ना, तो सब अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देख क्या लिख रहा है ये, सेल्यूलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज, और आजकल तो हमें मिल रही है स्पीड भैया 40 मतलब MBPS की स्पीड मिल रही है, तो मेगाहर्ट्ज की स्पीड बता रहे तो बहुत कम है। ये बहुत पुराना इन्फॉर्मेशन है। आज की डेट की इन्फॉर्मेशन ये है कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो स्पीड्स होती है ना, अपलोडिंग की स्पीड हमेशा स्लो होती है, डाउनलोडिंग की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। तुम लोगों ने क्योंकि मैं तो वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, अगर मुझे 300 MB अपलोड करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 300 MB अपलोड करने में मुझे लगते हैं कम से कम 5 से 6 मिनट, मगर 300 MB का वीडियो डाउनलोड करने में मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 मिनट बहुत बोल दिया मैंने, 300 MB है, 20 से 25 सेकंड के अंदर हो जाता है। 300 MB का वीडियो 20 सेकंड से 25 सेकंड के अंदर हो जाता है, मगर अपलोड करते टाइम उसी में 6 मिनट लगते हैं। अपलोडिंग स्पीड इज ऑलवेज लोअर देन द डाउनलोडिंग स्पीड। कुछ बात समझ में आई? अब अपन न्यूमेरिकल कर लें, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग छुट्टी मनाएंगे। अपलोडिंग में क्या होता है ना, डेटा हम लोग सैटेलाइट को देते हैं, वो भी कितने मोड से जाता है वो बहुत सारे मोड से होता हुआ जाता है। डाउनलोड में उनके सर्वर पे होता है ना पहले से डेटा। सर एक्चुअल में क्या होता है, देखो सुनो, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड में अंतर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अपलोडिंग करते हैं हम लोग अपने मोबाइल डिवाइस से या आप अपने कंप्यूटर से करोगे, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी यार, मगर जब डाउनलोड करते हो तब सर्वर से करते हो, और सर्वर भयानक स्पीड वाले होते हैं। मतलब जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उससे तो लाखों गुना पावरफुल होते हैं सर्वर्स, और वो सर्वर से डेटा आप जब डाउनलोड करोगे तो इसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी ना। देखो एग्जाम्पल 8.2 ओपन कर भाई जल्दी जल्दी।
एग्जाम्पल 8.2, a plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travel in free space along x direction, मतलब उसका प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के along है. At a particular point the space and time E is equal to 6.3 J वोल्ट पर मीटर. देखो इसके अंदर में वेव का प्रोपोगेशन जो है, प्रोपेगेशन जो वेव का प्रोपेगेशन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है वो चल रही है 6.3 जे वोल्ट पर मीटर. तो ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग. ये वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रही होगी. अब देखो लॉजिकल सी बात है, वेव जा रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग होगी, जेड के लॉन्ग होगी. बस इतनी सी बात है. अब बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो है, आप मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरली बताओ. तो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, E अपॉन बी इज इक्वल टू वी. ये वेलोसिटी वेक्टर वाला एक फॉर्मूला है. तो अपन v को c भी लिख सकते हैं. तो यदि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ई अपॉन सी. ई कितना है, 6.3 अपॉन सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा अपने पास 6.3 या 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला. ठीक है, ये तो होगा मैग्नीट्यूड. मगर डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन z है, मगर z को कैसे रिप्रेजेंट, k से रिप्रेजेंट. अभी तो ये इतना टुच्चा सा क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है. स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे. इसका सबसे सिंपल मोड वाला फॉर्मूला जिसकी हैसियत 1 नंबर से ज़्यादा की नहीं है. अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा टिपिकल है, मगर टिपिकल के साथ में बहुत आसान भी है. प्लीज जरा ध्यान से समझना. ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t टेस्ला 10 टू द पावर 3. ठीक है, अब इसमें जो है अपने काम की इंफॉर्मेशन क्या है. सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है. ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, पहली जानकारी है. मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड है, ये बी नॉट अपने को दे रखी है. ठीक है, ये हम लोग को दे दी कि के की वैल्यू कंपेयर करेंगे अगर मेन इक्वेशन से. तो ये बता रहा है प्रोपेगेशन है. ये प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है. बीच में जो प्लस बता रहा है कि ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है. और ये दे दी हम लोग को ओमेगा की वैल्यू. अब ये कंपेयर करते नहीं आता तो आप तो क्वेश्चन भी नहीं हिला सकते हैं. ठीक है, अब ये आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. ठीक है, अब ये हमारे पास में k है. k को हम लोगों ने लिखा था k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. k होता है हमारे पास में 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा को कैसे निकालेंगे, 2 पाई अपॉन k, और 2 पाई अपॉन k होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3. इसको सॉल्व करके अपने को लैम्डा मिल जाएगा. इसके बाद अगला बोल रहा है
फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा से। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ओमेगा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 2 पाई। इससे अपन लोग निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद तीसरा बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा। अरे यहां देखो ना भाई, तुम लोग तो बैठे बैठे कर रहे हो, मैं तो 10:30 से खड़ा ही हूं। तुम लोग तो सिर्फ बैठे बैठे पढ़ रहे हो, उसमें भी शांति से नहीं बैठ सकते, तो कितनी दिक्कत है तुम लोग को। अब ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की अपनी पूरी वेव। इसमें प्रोपगेशन समझ में आ गया कि एक्सिस के अलॉन्ग है। ये प्लस का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, माइनस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और प्लस मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है E अपॉन बी इज इक्वल टू सी। तो E अपॉन E इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। बी नॉट है हमारे पास में 2 इंटू 10 टू द पावर -7। सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 3 टू 6 इंटू 10 टू द पावर 1 मतलब 60। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी यूनिट चलेगी। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इक्वेशन लिखो। लिखते हैं y है x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 60 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हो गया खेल खत्म। इस सड़ी सी चीज के लिए 3 नंबर मिलते हैं। इस सड़ी सी चीज मगर क्या है, पब्लिक को ये समझ में नहीं आता कहाँ x लिख दे, कहाँ y लिख दे, इनने y क्यों लिख दिया। भाई बात सिंपल सी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस तरह, और बाकी तुम देखना ब्रैकेट वाला आइटम तो तुमने देखा होगा, वो इक्वेशन में भी सेम रहता है, यहाँ भी सेम ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी है। ये चीज सेम रहेगी, केवल ये अलग रहेगा। साइन यहाँ है तो यहाँ पे भी साइन ही रहेगा, और यहाँ अगर गलती से इनने कॉस लिख दिया तो हम आंसर में भी कॉस ही लिख देंगे। साइन और कॉस तो केवल साइनोसॉइडल रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम होगी। कुछ बात समझ में आई? ओके, अगला क्वेश्चन हमें नहीं करना है। इसका क्वेश्चन को इसको भी नहीं करना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं, अभी तुम इतनी जल्दी खुशियां मत मना। रुको तो, एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखना। ये अपन ओरली करते हैं, अभी अभी फटाफट निपटाते हैं। देखो एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सपोज इज द इज न्यूटन पर, ये इसकी ई नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, 3.1 न्यूटन पर कूलम, इसकी ई नॉट की वैल्यू होगी। कॉस, अब कॉस लिख के अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा लो। कॉस हो चाहे साइन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों चलेगा। 1.5 रेडियन पर मीटर वाई, ये के है, ये के है, और रेडियन पर मीटर मतलब ऐसा यूनिट है, कोई टेंशन नहीं है। ये यूनिट इसलिए दे रहा है ताकि अपने को कहीं कन्वर्ट करना पड़ा सीजीएस से एसआई में तो कन्वर्ट कर लेंगे। प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में? वाई के डायरेक्शन में। फिर लिखा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या दे दिया अपने को? ओमेगा। और प्लस का मतलब है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लंग जा रहा है। ठीक है, आई हाँ, ये आई बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वेव जा रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएंगे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सिस।
उसके बाद बोल रहा है वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ अपन लोग निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा से। फिर बोल रहा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी से। बोल रहा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बी नॉट इज इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं ई नॉट अपॉन सी से। फिर बोलता है कि एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ वेव का, तो वही लिख देंगे बी इज इक्वल टू बी नॉट, बाकी तो सब कॉस से लेकर आखिरी तक सेम। उसके बाद आई की जगह पे अपन लोग के लिख देंगे, दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये न्यूमेरिकल टफ नहीं रहता है, मगर किया हुआ नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है समझने में।